जब से स्कूल से छुट्टियां हुई थी तब से अली, हसन, फैसल और फ़खर और नजम सब कज़न मिलकर सारा दिन शरारतें करते, राह चलते, लोगों को तंग करते तो कभी मोहल्ले में लोगों के घरों की घंटियां बजाकर भाग जाते। इनके ग्रुप ने सबके नाक में दम किया हुआ था। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके आसिफ मामू एक काम से किसी गांव जा रहे हैं। वो सब भी साथ जाने के लिए जिद करके तैयार हो गए। दूसरे दिन सब अपने मामू के साथ उनके जानने वालों के गांव पहुंचे तो शाम के साए ढलकर अंधेरे में बदल रहे थे। वो सब लकड़ी का बड़ा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो बड़ा सा सहन नजर आया जिसमें बेरी का एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था, जिसके खुश्क पत्तों ने सहन के कच्चे फर्श को ढांप रखा था। अजीब सी उदासी और वहशत छाई हुई थी पूरे माहौल पर। वो सब हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को तंग करते अपने मामू के पीछे पीछे चलते हुए घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ गए। वहां बरामदे में मामू के दोस्त उनके मुंतजिर बैठे थे। मामू ने उनसे उनसे मिलकर अपने काम की बातें करने लग गए। इतने में बच्चों ने भूख का शोर मचा दिया। मामू के दोस्त ने कहा, मेरी बूढ़ी माँ के सिवा घर में कोई भी नहीं रहता। वो भी अपने किसी रिश्तेदार की फौतगी पर गई हुई हैं, इसलिए मैं बाहर से कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। मामू के दोस्त जाने के लिए उठे तो साथ ही आसिफ मामू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मामू के दोस्त ने जाते जाते पीछे मुड़कर कहा, बच्चों आप लोग उधर वाली साइड पर ही रहना, बाहर सन में दरख्त वाली जगह पर ना जाना, कोई शरारत ना करना। दोस्त को इतनी नसीहत करते देखा तो मामू ने पूछा, क्यों, खैरियत है? उनका दोस्त बोला, हाँ खैरियत ही है, बस साया है दरख्त पर जो कभी कभी शरारतों पर उतर आता है। दोस्त की बात सुनकर मामू समेत बच्चे भी हंस पड़े कि आज के दौर में भी ये लोग इन बातों पर यकीन रखते हैं। मामू का दोस्त बोला, ऐसे मत हंसो, मैं सच कह रहा हूँ, क्या पता वो यहीं कहीं खड़ा हमारी बातें सुन रहा हो। ये कहकर उन्होंने इधर उधर देखा तो मामू उनके कंधों पर हाथ मारकर हंसते हुए बाहर निकल गए और सब बच्चे चारपाइयों पर बैठे जिन्हों भूतों का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे कि आज की इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी जिन भूत होते हैं, अगर होते हैं तो सामने क्यों नहीं आते? फखर ने सवाल उठाया तो अली कहका लगाकर बोला, वो अब हमसे डरते हुए होंगे इसलिए सामने नहीं आते होंगे। आओ बाहर इधर सहन में जाकर देखते हैं जहाँ मामू के दोस्त ने जाने से रोका है। वो सब दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए। नजम ने दूर पड़ा लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाकर दरख्त के ऊपर वाली शाख पर फेंका तो कुछ पत्ते टूटकर नीचे गिरे। वो सब फिर हंसने लगे कि जिन्हों का घर तो देखो। अली ने ऊपर मुंह करके कहा, जिन बाबा बात सुनो, ये हसन बहुत गंदा बच्चा है, इसे कुछ देर के लिए अपने पास ले जाओ। इसे आप लोगों का घर देखने का बहुत शौक हो रहा है। अभी इसने ये कहा कहकर अली की तरफ देखा ही था कि वो हो गया जो उनमें से किसी के गुमान में भी ना था। हसन उनकी नज़रों के सामने से गायब था। वो सब होकर इधर उधर हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि ये हो क्या गया है। इतने में तेज हवाओं के साथ मिट्टी का तूफान भी उठने लगा। दूर सहन में जो एक छोटा सा बल्ब रोशन था वो भी बंद हो गया और वो सब दरख्त के नीचे खड़े परेशान होना शुरू हो चुके थे क्योंकि उनके नज़दीक ये सब एक मजाक था। उन्होंने टीवी पर खौफनाक मंजर देखे तो थे लेकिन अब हकीकत की दुनिया में होते हैं। इन सब के लिए परेशान कुन बात थी। गैर इरादी तौर पर सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चीखते हुए वहां से बाहर गली की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में मामू और उनके दोस्त मिल गए। उन्होंने जो बच्चों की ये हालत देखी तो परेशान हो गए। उनके पूछने पर अली ने आंसू पोंछते हुए हिम्मत करके पूरी बात बताई कि हसन न जाने कहाँ चला गया, हमें वहाँ बहुत खौफ महसूस हुआ तो हम वहाँ से भाग आए। मामू जल्दी से हसन को ढूंढे, वो कहाँ चला गया। अली की बात सुनकर मामू परेशान होकर अपने दोस्त की तरफ देखने लगा जो सर पकड़कर खड़ा था। मैंने कहा भी था कि दरख्त के पास मत जाना, लेकिन तुम शहरी बच्चे कब बात मानते हो? किसी की अब भुगतो खुद ही। मुझे तो खुद इनसे बहुत डर लगता है। अम्मा की वजह से इस घर में रहता हूँ, वरना कब का भाग चुका होता। मामू परेशान पर से बोला, और मेरा भांजा गायब है, इसका पता करो वो कहाँ गया। ऊपर से रात सर पर आ गई है। आओ मेरे साथ बाबा रहमत के घर पर चलते हैं, सिर्फ वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। मामू के दोस्त ने कहा। बाबा रहमत जो है नमाज पर बैठा तस्बीह कर रहा था। मामू का दोस्त उनके पास जाकर बैठ गया और उन्हें पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर बाबा रहमत उठकर खड़े हो गए।
جلدی چلو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ سب بابا رحمت کے ساتھ اندھیرے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ تیز بارش بھی شروع ہو گئی اور ساتھ ہی بجلی چمکنے لگی۔ وہ سب جب درخت کے پاس پہنچے تو تیز ہوا و بارش کی وجہ سے درخت کے پتے عجیب سا شور پیدا کر رہے تھے۔ رحمت بابا نے جاتے ہی کچھ اپنے اور ان سب کے ارد گرد پھونکا اور گرجدار آواز میں درخت کو مخاطب کر کے بولے، جو کوئی غیر انسانی مخلوق اس وقت درخت پر موجود ہے میرے سامنے آئے، ورنہ میں یہ پورا درخت جلا کر بھسم کر دوں گا۔ انہوں نے جب تیسری بار یہ الفاظ دہرائے تو درخت کی ایک شاخ ٹوٹ کر بابا کے پاؤں کے پاس آ کر گری۔ بابا نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے خود سے دور کیا اور طیش میں بولے، اگر اب بھی کوئی نہ بولا تو میں درخت جلا دوں گا۔ بابا کی بات سن کر اس ٹوٹی ہوئی شاخ سے عجیب بھدی سی آواز آئی، ہم نے کیا تکلیف دیا کسی کو جو ہمارا گھر جلانا چاہتے ہو؟ شاخ کی بات سن کر بابا نے اس سے پوچھا، ان شہری بچوں کا ساتھی کہاں ہے؟ بابا نے پھر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو شاخ سے پھر آواز آئی، اس بچے کا ساتھی نے کہا تھا کہ جن بابا اسے لے جاؤ، اس وقت ہمارے گھر ایک بزرگ جن آئے ہوئے تھے، وہ سمجھی یہ شہری بچے شاید کوئی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اسے کچھ دیر کے لیے اپنے پاس لے جاؤ، یہ ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے۔ تو بابا جن بچے کو لے کر کہیں چھوڑ آئے ہیں۔ رحمت بابا گرج کر بولا، 1 منٹ کے اندر بچے کو لے کر آؤ ورنہ تم سمیت تمہارے پورے خاندان کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ وہ لکڑی نظر سے غائب ہو گئی اور وہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کانپ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی گھر کے ایک کونے سے حسن کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ سب ادھر ادھر بھاگے اور حسن زمین پر لیٹا آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہا تھا۔ سب نے جا کر اسے گلے لگایا، پانی پلایا اور ماموں ان سب کو لے کر اس پراسرار گھر سے باہر نکل آئے۔ پیارے بچوں، بڑوں کی باتوں کو ماننے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، ان کی باتوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہماری کہانی کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی اور نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔